Hello everyone. In today's economic lecture, 12th commerce, we are in chapter number 2, utility analysis, and we are learning the law of diminishing marginal utility, and the part which is going on currently is exceptions to the law of DMU. एक्सेप्शंस देख रहे हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक एंड किया था। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग मर्क्यूरी का जो फीचर्स है और जो मेटल का फीचर्स होता है ना, हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या उसके फीचर्स मैच हो रहे हैं। तो मर्क्यूरी जो चीज है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि वो किस में आएगा, वो मेटल में आएगा या नॉन मेटल में आएगा। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने उसका आंसर दिया था। कुछ लोगों ने मेटल बोला था, कुछ लोगों ने नॉन मेटल बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेटल नॉन मेटल, जब हम कोई फीचर्स को मैचअप करते हैं कि मेटल जो होता है कैसा होता है, स्ट्रांग होता है कि नहीं। बट जब हम मर्क्यूरी को देखते हैं या पारा को देखते हैं हम लोग, तो क्या मालूम पड़ता है वो तो लिक्विड फॉर्म में है, तो वो कुछ मैच नहीं करता। बट फिर भी साइंस ने उसे क्या बोला है, ये मेटल है विथ सम एक्सेप्शंस, मतलब अपवाद है। मेटल के केस में ये क्या है, अपवाद है। बाकी सारी चीजें इसकी मैच कर रही है, बट सिर्फ ये किस में है, लिक्विड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है उसके अंदर। उसके जो लॉ है, मेटल के जो फीचर्स बताते हैं उसके लॉ में ये क्या है, एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर हम इस लॉ को जब अप्लाई कर रहे हैं, कौन से लॉ को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जहां पर ये हमारा जो लॉ है वो अप्लाई होता नहीं है। ठीक है ना। तो मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं कि अभी अभी जो हमने एजम्पशन किया, ये एजम्पशन किया ना हमने 8 पॉइंट्स, तो मैं डायरेक्टली ऐसा बता सकता हूं कि जहां पर ये एजम्पशन फेल होता है, जहां पर ये एजम्पशन फेल होता है, ऑटोमेटिकली आपका लॉ अप्लाई होगा नहीं। बट कुछ स्पेसिफिक अजम्पशंस के बाद भी हम देख रहे हैं एक्सेप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, हॉबीज। फर्स्ट वन इज व्हाट, हॉबीज। हॉबी का मतलब क्या होता है, थिंग्स विच यू लाइक टू डू, है ना, ऐसी चीजें जो आपको करना बहुत पसंद है। तो जब हम हॉबीज की बात करते हैं, ठीक है, इन सर्टन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प, कुछ लोगों को हॉबी होती है कि कुछ स्टैम्प जो होते हैं ना, पोस्टल स्टैम्प होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग जो ओल्ड कॉइन्स हैं, कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, या वन टाइप के कॉइन है ना, वो कलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए अभी रिसेंटली 10 रुपीज का जब कॉइन न्यू न्यू आया था, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो क्या करते थे, 10 रुपीज का जो कॉइन न्यू आया था उसको कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो ऐसे कॉइन कलेक्टर्स हो गए, या रेयर पेंटिंग कलेक्ट करने का किसी को शौक है, या समवन इज हैविंग अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग वेरियस म्यूजिक ट्रैक रिकॉर्ड्स। ओके, देन रीडिंग का किसी किसी को क्या रहता है, हॉबी रहता है। द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ स्टॉक गिव मोर प्लेजर। तो यहाँ पर जिसको हॉबी होता है, वो जितना उसको कलेक्ट करता है उतना उसके प्लेजर में इंक्रीमेंट होता है, उसका यूटिलिटी रिड्यूस होता नहीं है। एक और स्टैंप मिल जाए, सेम स्टैंप मिलेगा तो भी चलेगा, सेम कॉइन मिलेगा तो भी चलेगा, कॉइन मिलते जाए मिलते जाए मिलते जाए, है कि नहीं। तो जो हॉबी के प्रेफरेंस वाले होते हैं उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको इनसे और प्लेजर मिलता है, यूटिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, दिस इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी, और इस प्लेजर की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया। तो यहां पर हमने देखा कि हॉबी की अगर बात करें तो वहां पर हमारा जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये अप्लाई होता नहीं है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हाउएवर दिस वायलेट्स द असम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। ये होमोजेनिटी और कंटिन्यूटी का जो असम्पशन है उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। उसको क्या करता है, ब्रेक करता है कि नहीं। जब हमने देखा, जब हम बात करते हैं कॉइन कलेक्शन की, तो वो क्या करता है, बहुत ही जो रेयर कॉइन्स होते हैं ना उनको कलेक्ट करते हैं। एकदम सिमिलर कॉइन होंगे तो ज्यादा कलेक्ट नहीं करेंगे,
एक टाइम ऐसा आएगा जब उनकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट कॉइन कलेक्टर्स कैसे रहते हैं, ऑल और ओल्ड कॉइन मिलने चाहिए, दूसरे फॉरेन कंट्रीज के कॉइन मिलने चाहिए। जो स्टैम्प कलेक्टर रहते हैं उनको क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टैम्प्स चाहिए। सेम टाइप के स्टैम्प्स मिलेंगे तो उनकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अगेन रीडिंग, रीडिंग की जिसको हॉबी रहती है वो एक बुक को 2 बार पढ़ेगा, 4 बार पढ़ेगा, 10 बार पढ़ेगा, लेकिन उसके बाद वो उब जाएगा, है कि नहीं। एक ही बुक उसको रीड करने को बार बार दिया तो अगेन उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली देखो म्यूजिक के केस में, कितने भी आप म्यूजिक हॉलिक होने दो, कितना भी देखो, कोई कोई स्टूडेंट रहता है, कोई कोई पर्सन रहता है बहुत म्यूजिक सुनता है, आप में से भी बहुत ऐसे होंगे जिन्हें म्यूजिक बहुत पसंद है, बट एक ही म्यूजिक ट्रैक आप कितनी बार सुनोगे, 50 टाइम, 100 टाइम, 200 टाइम, बट 200 टाइम के बाद, 300 टाइम के बाद एक ऐसा आ जाएगा कि ठीक है अभी कुछ नया म्यूजिक चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, उसकी यूटिलिटी स्टार्टिंग में जितनी थी अब उतनी यूटिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर एक जो अजम्पशन है, अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, वायोलेट हो जाता है, समझ में आया। इसके लिए लॉ अप्लाई हो पाता नहीं। तो एक्सेप्शन में आपको क्या बोलना है, आपको बताना है हॉबी इज एन एक्सेप्शन बट देयर इज अ प्रॉब्लम, it violates the assumption of homogeneity and continuity. Got it? Point number 2, miser. Miser, कंजूस, मक्खी चूस, है ना। जो व्यक्ति आपने सुना होगा कंजूस होता है, मतलब अपने जेब से 1 रुपया खर्च करने को तैयार होगा नहीं। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहुत इमरजेंसी है, ठीक है ना, जान जा रही है, तो भी क्या करता है, वो स्पेंड करने को जल्दी रेडी होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो बाहर गया हुआ है, बहुत धूप लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, लेकिन वो सोच रहा है अरे मैं 10 रुपीज 20 रुपीज वाटर बॉटल के लिए क्यों दूं, इससे अच्छा मैं घर पे जाके पानी पीऊंगा, है ना। तो उसको बहुत ही इज इन वेरी अर्जेंट नीड ऑफ वाटर, बट वो क्या करेगा, उसको अवॉइड करेगा कि 20 रुपीज क्यों स्पेंड करूं मैं अभी, मैं घर पे जाके पी लूंगा। तो कुछ लोग क्या होते हैं, वो नीड को साइड में रख करके सिर्फ देखते हैं कि मेरा पैसा बढ़ना चाहिए। तो माइजर जो पर्सन होता है, in the case of a miser, every additional rupee gives him more and more satisfaction, है ना। हर एक एक्स्ट्रा रुपया जब उसके पास आता है उसको और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब भी, जहां पर भी उसने 1 रुपए भी बचा लिए, 2 रुपए भी बचा लिए, वो बहुत खुश होता है। और क्या करेगा, डेली इन द नाइट अपने जितने भी सेविंग्स है ना, घर पे अगर वो रखता होगा तो वो सेविंग्स निकाल के काउंट करेगा, वो देखता है कि कितना इंक्रीज हुआ। तो एवरी एडिशनल रुपी ही सेव्स, उसको एक अलग सेटिस्फेक्शन मिलता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ मनी। देखो पैसे की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, वो कभी कम होती नहीं है। इट टेंड्स टू इंक्रीज एंड इंक्रीज, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। कभी कोई व्यक्ति नहीं बोलता कि मेरे पास बहुत पैसे हो गए, अभी और नहीं मिलेंगे तो चलेगा, अभी और नहीं मिलना चाहिए। तो यहां पर क्या शो करता है कि मनी का मार्जिनल यूटिलिटी कम होता नहीं है, ठीक है ना। और खास करके माइजर के लिए, माइजर मतलब जो कंजूस है, जितना पैसा आएगा उतना उसके पास कम है, ठीक है ना। तो ये है क्या, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, माइजर। बट यहां पर भी एक लॉ क्या होता है, वायोलेट होता है। However, this situation ignores the assumption of rationality. Rationality. यहां पर बताया गया कि ये जो माइजर है ना, ये नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर रहा। मैंने जैसा बताया, उसको बहुत प्यास लगी हुई है, ही इज वेरी थर्स्टी, अर्जेंट नीड ऑफ वाटर, फिर भी क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा, चलो ना 2 घंटा पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे क्या। उसका मोटिवेशन वो रहता है, नहीं 2 रुपया बच रहा है ना तो बस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा पर्सन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन में विश्वास रखता नहीं है। उसका सिर्फ एक ही ध्येय, एक ही गोल है, क्या है, पैसा बचना चाहिए, मेरा पैसे में और एडिशन होना चाहिए। तो माइजर एक एक्सेप्शन है, बट इसमें वायोलेशन किसका हो रहा है, इग्नोर्स द अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी, ठीक है। तो आपको दोनों चीज पे गौर करना है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको पहले उस चीज को क्या बताना है, यस इट इज एन एक्सेप्शन, बट
इट इज नॉट एग्जैक्टली एन एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ दिस रीजन। कौन सा रीजन? कि कोई ना कोई एजम्पशन को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट था, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट वाज हॉबीज। हॉबीज किसको ब्रेक कर रहा था? होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी को, ठीक है ना। सिमिलरली माइजर जो है, माइजर एक एक्सेप्शन है, बट क्या वो रैशनल पर्सन होता है? नहीं। उसका ये गोल नहीं है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसका गोल है ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाना, ठीक है। नंबर 3, एडिक्शन। एडिक्शन तो सबको पता है ना। किसी भी चीज की लत लग जाए, चाहे वो अल्कोहल की हो, टोबैको की हो, सिगरेट्स की हो, या सोशल मीडिया की हो, पबजी की हो, किसी की अभी एडिक्शन हो, तो जितना ज्यादा आपको वो मिले उतना कम होता है। इट इज ऑब्जर्व इन द केस ऑफ अ ड्रंकर्ड। देखो यहां पर किसका लिया है? ड्रंकर का एग्जांपल लिया है। ड्रंकर देखा होगा ना आपने, हाँ। दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे उसको नशा होते जाता है ना, इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम। जितना जितना वो बाटली है ना, थोड़ा थोड़ा क्वार्टर वो लेता जाएगा, तो उसका क्या होता है, उसका धीरे धीरे देखो लैंग्वेज चेंज होता जाएगा। पहले वो अच्छी बात कहे, मेरे को कैसे तो लगे रहा है, पता नहीं मुझको कुछ थोड़ा और लाके देगा क्या, थोड़ा सोडा डाल के देना है कि नहीं। उसका लैंग्वेज देखा आपने। तो धीरे धीरे वो क्या होता जाता है, जैसे जैसे उसके अंदर इंटॉक्सिकेशन आया। क्या आया? इंटॉक्सिकेशन इन द सेंस नशा चढ़ रहा है ना, उसको और प्लेजर मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। तो ये जो लिकर का कंजम्पशन है, क्योंकि वो एक एडिक्टर है ना, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो जाता है। उसको जितना चाहिए उतना लेता जाता है जब तक वो पी के गिर ना जाए। हाँ, हमारे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, टुन हो गया एकदम, नाउ ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो जब वो स्थिति जब तक नहीं आ जाती तब तक वो पीता रहता है। आपने देखा होगा कई जगह पे सड़क पे तो जो ड्रंकर्ड रहते हैं वो क्या होते हैं, पड़े रहते हैं एकदम अपनी दुनिया में मस्त। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। कैसे हो गया? कि उनका जो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम नहीं हुआ। एक पैक, दूसरा पैक, तीसरा पैक, और मजा आ रहा है और मजा आ रहा है, आने दो आने दो आने दो, जब तक वो गिर नहीं जाते तब तक वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। तो पॉइंट नंबर 3, हमें लगता है कि एडिक्शन एक एक्सेप्शन है, बट क्या रियली ये एक्सेप्शन है? तो हमें लास्ट में क्या बोलना है? हाउएवर। तो रीड करते हैं हम। It is observed in the case of a drunkard that the level of intoxication increases with every additional unit of a liquor consumed. So marginal utility received by drunkard may increases. तो ऐसा हमें लगता है कि जितना वो क्या करेगा, लिकर कंज्यूम करेगा, उतना ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली इट इज ओनली अ इल्यूजन। ये क्या है? सिर्फ ये इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब भ्रांति, ऐसा आपको लगता है। दिस कंडीशन इज सिमिलर टू द ऑलमोस्ट एडिक्शन, ऑल एडिक्शन। ये तो सारी एडिक्शन के साथ में है कि नहीं। However, this violates the assumption of rationality. ये किसका assumption वायलेट करता है? रैशनैलिटी का। जो ड्रंकर्ड रहता है वो कभी भी रैशनल हो सकता नहीं है। वो नॉर्मल बिहेव करता है क्या? नहीं। उसको किसी की कुछ पड़ी नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो क्या बात नहीं कर रहे हो, उसको सिर्फ क्या चाहिए? मौसम्बी जूस, ठीक है। एक बार मिल जाएगा, आप उसको नशे में डाल करके किधर भी साइन करने को बोल दोगे वो साइन भी कर देगा, मिला ना बस, है कि नहीं। तो यहाँ पर ही इज नॉट अ रैशनल पर्सन। तो हमने पहले ही बोला, स्टार्टिंग में ही बोला कि ये जो लॉ अप्लाई होगा तो आपको पहले एजम्पशन लेना पड़ेगा कि ये आप किसके ऊपर अप्लाई करोगे? रैशनल पर्सन पे। और जो ड्रंकर्ड है या कोई भी ऐसा पर्सन जो जिसको एडिक्शन है, उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज ही इज नॉट अ रैशनल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का वो रैशनल मेंबर नहीं है, ठीक है। पावर, नेक्स्ट इज व्हाट? पावर। पावर इन द सेंस कौन सी पावर की बात करें? दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर, जब उसके पास क्या आ जाता है? पावर आ जाता है। हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीजेस। कौन से पावर की बात करें? कोई भी पावर के बारे में। जैसे
पॉलिटिकल पावर, है ना, उसको कोई कुर्सी मिल गई है कि नहीं, वो नगर अध्यक्ष बन गया तो उसको चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बन गया तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर बन गया तो उसको अभी वर्ल्ड का सुपर पावर बनना है। तो ये जो पावर का जो लस्ट होता है वो कभी कम होता नहीं है, उसकी वासना, उसका जो यूटिलिटी और बढ़ती जाती है। ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट, उसको वो और ज्यादा चाहिए, ठीक है। अगेन हाउएवर दिस अगेन वायलेट्स द रैशनैलिटी assumption। तो यहाँ पर ऐसा पर्सन भी रैशनल होता नहीं है, क्यों? पावर के चक्कर में वो कभी कभी क्या करता है, रॉन्ग स्टेप्स भी ले लेता है। मतलब एक रैशनल पर्सन को जो नॉर्मल बिहेवियर शो करना चाहिए वो नॉर्मल बिहेवियर वो शो करता नहीं है ना। कौन से केस में? पावर के केस में। अभी आज मैं एक न्यूज देख रहा था जिसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग विवेक दुबे इस नाम का एक गैंगस्टर था नॉर्थ इंडिया में, जहां पर क्या हुआ, कुछ पुलिस वाले उसे पकड़ने आए तो उसने क्या कर दिया, लगातार फायरिंग करवाया और लगभग 8 पुलिस वाले मारे गए और 7 से 8 पुलिस वाले घायल हो गए। तो इसमें उसने क्या शो किया, अपना पावर शो किया, है कि नहीं, उसको बस पावर ही दिखाई दिया। तो यहाँ पर वो क्या शो करना चाहता था, अपनी पावर शो कर। अभी एक रैशनल पर्सन क्या ऐसा सोच सकता है? क्या वो किसी की जान ले सकता है? नहीं, इट्स नॉट एन नॉर्मल बिहेवियर, है कि नहीं। तो पावर के चक्कर में सब क्या हो जाते हैं, इररेशनल हो जाते हैं। हेंस ये भी एक प्रॉपर एक्सेप्शन नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एक्सेप्शन का, तो पहले हम लोग को दृढ़ता से उसको बताना है यस इट इज एन एक्सेप्शन, फिर बताना है हाउएवर ये एजम्पशन को वायोलेट करता है। ठीक है, कौन सा एजम्पशन है वो आपको एक एक करके बताना है। फिर से एक बार देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 कौन सा था, हॉबीज। हॉबीज में हम किसे इग्नोर कर रहे थे, होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी, उसे हम वायलेट कर रहे थे। नंबर 2 माइजर, कंजूस, वो भी कौन है, रैशनल नहीं है। नंबर 3 एडिक्शन, ड्रंकर, ड्रंकर भी कौन नहीं है, रैशनल नहीं है, ठीक है। एंड देन पावर, पावर का जो मिसयूज करने वाला पर्सन भी रैशनैलिटी के एजम्पशन को क्या करता है, वायलेट करता है, ठीक है। मनी, पैसा, मनी कैसे एक्सेप्शन में आ गया, इसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया, जितना पैसा आए उतना कम है, किसी को ऐसा नहीं होता कि मेरे पास से पैसा कम हो जाए करके। तो मनी क्या है, एक एक्सेप्शन है। इट इज सेड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो, कभी भी जीरो होती नहीं है। इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका पैसे का स्टॉक बढ़ता जाएगा उतनी यूटिलिटी आपकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कोई भी चीज से एक्सचेंज करना है, आप मनी के थ्रू एक्सचेंज करते हो, विच इज यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट। तो यहाँ पर आपके जो मैक्सिमम वांट्स हैं वो मनी के थ्रू ही क्या होते हैं, सेटिस्फाई। ऑल वांट्स नहीं बोला मैंने, मैक्सिमम वांट्स बोला, है कि नहीं। तो पैसा ऐसी चीज है कि जहां से आपकी ज्यादा से ज्यादा वांट आप क्या कर सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका मल्टीपर्पज यूटिलिटी है। कैसा यूटिलिटी है, मल्टीपर्पज यूटिलिटी। ऐसे केस में क्या होता है, आपकी यूटिलिटी कम हो पाती नहीं है। बट क्या ये रियलिटी है, नहीं। इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये किसी चीज को वायलेट करता है, कोई अजम्पशन को। तो अगर हम इसे ठीक ढंग से समझें तो मनी की यूटिलिटी एक पुअर पर्सन के लिए अलग हो सकती है और एक रिच पर्सन के लिए अलग हो सकती है कि नहीं। एग्जाम्पल, सपोज आपको बुक्स परचेस करने के लिए, नोट्स परचेस करने के लिए आपके पेरेंट्स ने 1000 रुपीज दिया। कितना दिया, 1000 रुपीज। आप जा रहे थे और बाद में जब आपने अपना पॉकेट चेक किया तो वहां पर आपको वो अमाउंट नहीं मिला, यू लॉस्ट इट, है कि नहीं। अब घर पे आने के बाद सिचुएशन क्या होगा। और सेम वे सपोज मुकेश अंबानी का बेटा है और वो भी बाहर निकला था, उसके पास से भी 1000 रुपीज का नोट क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो क्या दोनों के घर पे सिचुएशन सेम होगी,
है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुरंत पता चलता है जो पुअर पर्सन है उसको एक एक रुपए की अहमियत होती है कि नहीं? हो सकता है आपको घर पे बहुत ज्यादा डांट पड़े, बिकॉज यू मे बी फ्रॉम पुअर फैमिली और यू मे बी फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, है कि नहीं? बट जो बहुत ही रिच है उनके लिए 1000, 2000, 10,000 कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है, गया गया, आएगा दूसरा, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो यूटिलिटी हमको दिखती है वो पुअर पर्सन के पास मनी का यूटिलिटी ज्यादा है और रिच पर्सन के पास मनी का यूटिलिटी कम होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जिसके पास ज्यादा मनी होता है उसके लिए मनी का यूटिलिटी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है ना? वही लिखा हुआ है। However, according to some economists, this law is applicable to money too. कुछ लोग बोलते हैं कि अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person. पुअर व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए marginal utility मनी का ज्यादा होता है, जबकि जो अमीर हैं, जो रिच पर्सन है, they have very less utility for money. मनी के लिए उनकी यूटिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमने यही देखा कि मनी के ऊपर भी जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू, ये अप्लाई होता है। हाउएवर दिस एक्सेप्शंस आर ओनली अपेरेंट। ऊपर जो भी हमने एक्सेप्शंस देखे वो क्या है? अपेरेंट, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि एक्सेप्शंस हैं, सिंस दे वायलेट सम और अदर अजम्पशंस ऑफ द लॉ एंड हेंस दे आर नॉट अ रियल एक्सेप्शन। तो आपको भी कंक्लूड ऐसे ही करना है कि ये दिखने में तो हमें एक्सेप्शंस दिखते हैं, अपवाद दिखते हैं, बट इन रियलिटी वो एक्सेप्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी अजम्पशन को वो ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं। ओके, क्या क्या पॉइंट हमने देखा था? पॉइंट नंबर 1 हॉबीज, पॉइंट नंबर 2 माइजर, पॉइंट नंबर 3 एडिक्शन, पॉइंट नंबर 4 पावर, पॉइंट नंबर 5 मनी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हमें याद रखना है। ये 5 पॉइंट्स क्या है? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। ओके, क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ। देखो, कोई भी लॉ बनता है ना तो उसके फेवर में बात तो होती है, साथ ही साथ उसके अगेंस्ट में भी बात होती है, क्योंकि तरह तरह के इकोनॉमिस्ट रहते हैं, तो हम सारी चीजें देखते हैं, है कि नहीं? और हमारे शास्त्रों में तो बोला भी है, दोहा भी है उसके ऊपर, निंदक नियरे राखी आंगन कूटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। हमारा जो निंदक होता है, निंदक मतलब क्रिटिक, हमारे बारे में जो निंदा करता है कि नहीं? हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो गलत बातें हैं वो हमें बताता है, तो उसको अपने समीप रखना चाहिए, अपने पास में रखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे अंदर क्या दुर्गुण है और उस दुर्गुण को हम निकालें और अच्छे गुणों से अपने आप को भरें। तो ये जो लॉ बनाया गया है, लॉ ऑफ डीएमयू, ये लॉ पढ़ने के बाद कुछ लोगों ने इसके क्रिटिसिज्म किया। क्रिटिसिज्म मतलब इस लॉ में क्या गड़बड़ है, कहाँ ये फिट नहीं बैठ रहा है, क्या मिस्टेक हो सकता है, ये सारी बातें बताई गई। और इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, एक्सप्लेन क्रिटिसिज्म ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। The law of diminishing marginal utility is criticized. कुछ लोगों ने क्या किया? क्रिटिसाइज किया। तो क्रिटिसिज्म भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो कुछ इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं? अनरियलिस्टिक अजम्पशन बोल रहे हैं, अरे जो आपने लॉ स्टार्ट ही किया ना अजम्पशन से, वो सारे अजम्पशन अनरियलिस्टिक। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है कि क्या एक गुड्स एक ही वांट को सेटिस्फाई करेगा? क्या रियली आप उसको कार्डिनली मेजर कर सकते हो क्या? है ना? तो जो एजम्पशन आपने लिए हैं वो गलत लिए हैं, ऐसा इसका क्रिटिसिज्म है। The law of diminishing marginal utility is based upon various assumptions like homogeneity. बोल रहे हैं ऐसा होता है क्या? आप मैंगो भी खाने जाओगे तो मैंगो का भी साइज अलग अलग होता है। कंटिन्यूटी, आप कोई चीज लगातार नहीं खाते हो, गैप तो होता ही है। कॉन्स्टेंसी, हमारी इनकम हमेशा सेम रहती है क्या? हमारा टेस्ट प्रेफरेंस हमेशा सेम रहता है क्या? नहीं, चेंज होते रहता है। रैशनैलिटी, ये जरूरी नहीं कि हर एक पर्सन क्या हो? रैशनल हो, etc. But in reality, it is difficult to fulfill all these conditions at a point of time. एक समय पर
ये सारे जो एजम्पशन है उसको फुलफिल कर पाना क्या है, मुश्किल है। एक व्यक्ति के ऊपर सारे एजम्पशन एप्लीकेबल होंगे नहीं। तो ये जो आपने एजम्पशन लिया है वो सारे एजम्पशन कैसे, अनरियलिस्टिक, दे आर नॉट रियल। एक व्यक्ति के ऊपर जिसका आप केस स्टडी ले रहे हो, उसके साथ में होमोजेनिटी, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, रेशनलिटी, ये सब एक साथ अप्लाई करोगे तो फिट बैठेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो मार खाएगा। तो ये जो आप assumption की बात कर रहे हैं वो कैसे हैं, अनरियलिस्टिक, दे आर नॉट इन रियल। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो आप बताएंगे क्रिटिसिज्म में, दैट इज अनरियलिस्टिक assumption। नंबर 2, कार्डिनल मेजरमेंट। इसकी बात तो हमने स्टार्टिंग में भी की थी, हमें पता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, और फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसको काउंट कर रहे हो। तो क्रिटिसिज्म में इसे डाल दिया गया कि यूटिलिटी तो कार्डिनली मेजर हो ही नहीं सकता, आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। The law assumes that utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared, presented through a schedule। यहाँ लॉ ने क्या एज्यूम किया कि यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं ताकि हम उसे एक्सप्रेस कर सकें। यूटिलिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ऐड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं टेबल बना करके। बट क्या ये रियलिटी है? आप नंबर्स में से काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। In reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept। कैसा कंसेप्ट है? साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हमने स्टार्टिंग में देखा ना फीचर ऑफ यूटिलिटी में, यूटिलिटी इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। इट इज इन योर माइंड, यू कैन नॉट काउंट इट। फिर भी आप लॉ के समय से क्या करते हो, एज्यूम करते हो इट कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स, विच इज नॉट अ रियलिटी। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म में कुछ क्रिटिक्स ऐसा बात करते हैं कि आपने जो एजम्पशन लिया है वो करेक्ट नहीं है, आप ये जो कार्डिनल मेजरमेंट की बात करते हैं वो भी करेक्ट नहीं है। नंबर 3, इंडिविजिबल गुड्स। हमने ऊपर एजम्पशन में देखा कि डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी। तो यहाँ इंडिविजिबल गुड्स के बारे में बोला है, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल एंड बल्की गुड्स। जो बड़े बड़े गुड्स होते हैं ना, जैसे रेफ्रिजरेटर, कार, टीवी सेट्स, उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता नहीं है, विच आर नॉर्मली परचेस्ड इन सिंगल यूनिट एट अ टाइम। तो ये बोल रहे हैं कि आप जो डीएमयू की बात करते हैं ना, ये सिर्फ डिविजिबल गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है, इंडिविजिबल गुड्स की तो बात ही नहीं की आपने, इसके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता नहीं है। ठीक है, नंबर 4, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ऊपर हमने देखा कि जब भी मनी की बात हो रही थी तो बताया गया था कि मनी का जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब वो कभी रिड्यूस होता नहीं। बट क्या ये रियलिटी है? नहीं। द लॉ assumes that marginal utility of money या each unit of money remains constant। लॉ ऐसा assume करता है। However, critics argue that marginal utility of money differ from person to person। It is influenced by changes in price, stock of money। है ना, पुअर पर्सन के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होती है, जबकि रिच पर्सन के लिए यूटिलिटी कम होती है मनी की। ये हमने देखा। तो यहाँ पर यही समझाया जा रहा है कि ये लॉ तो क्या बोलता है, ये एज्यूम करता है कि उसका जो यूटिलिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, बट ऐसा होता नहीं। नेक्स्ट, सिंगल वांट। लॉ एज्यूम करता है कि कोई भी प्रोडक्ट सिंगल यूसेज के लिए, सिंगल वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, बट ये भी रियलिटी नहीं। द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ पॉइंट of time। However, in reality, a man has to satisfy many wants at a point of time। एक given period of time में एक व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से क्या हो सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है। बट ये लॉ हमें रेस्ट्रिक्ट करता है कि हम सिर्फ सिंगल वांट के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सिंगल वांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स थे क्रिटिसिज्म के। फर्स्ट इज वेरी सिंपल, अनरियलिस्टिक assumption। नंबर 2, कार्डिनल मेजरमेंट। नंबर 3, indivisible goods। number 4, constant marginal utility of money। and number 5, single want। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये पूरा लॉ ऐसे फिनिश होता है। जब हम एक लॉ की बात करते हैं तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ लॉ आ गया, दूसरा उसमें आ गया एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ, उसमें आ गया एजम्पशंस, ठीक है, फिर आ गया उसमें एक्सेप्शंस, और लास्ट में आ गया क्रिटिसिज्म।
तो ये पूरी चीज मिला करके हमने एक लॉ फिनिश किया। तो सिग्निफिकेंट ऑफ द लॉ, ये लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ये लॉ हम पढ़ रहे हैं तो इससे हमें फायदा क्या होगा, कहाँ कहाँ पे ये यूजफुल हो सकता है, इस लॉ का पढ़ने का क्या फायदा है, ठीक है ना। तो ये हम एक डिस्कस कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म वाले तो क्रिटिसिज्म करते हैं, उसके अलावा क्या बोला है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ वेरी पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सली ये अप्लाई होता है, इट इज ऑल परवेसिव, सब जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या है इसका सिग्निफिकेंस, फर्स्ट यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि हर एक कंज्यूमर का बेसिक वांट क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसका वांट क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो उसके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है, दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स, अवेयरनेस एक लाता है कंज्यूमर के अंदर, टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेस। उसको दो चीजें पता है कि मेरी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, बट हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है, वो तो लिमिटेड है, वो क्या है, लिमिटेड है ना। रिसोर्सेस मतलब जो भी हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं वो लिमिटेड है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगी, बट हमारी इच्छाएं कभी खत्म होंगी क्या, नहीं होंगी, है कि नहीं, उसको ये पता रहता है। इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन, तो इसके लिए कंजम्पशन को डाइवर्सिफाई करना बहुत क्या है, जरूरी है। समझा क्या, फिर से एक बार हम लोग इसको रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है, दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर, कंज्यूमर के अंदर एक ये जागरूकता लेकर के आता है, क्या जागरूकता लाता है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेस, उसके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है अगर उससे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव करना है तो उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, डाइवर्सिफाई करना पड़ता है मतलब उसको मालूम है कि मुझको ज्यादा से ज्यादा प्लेजर चाहिए, ज्यादा यूटिलिटी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उसको अलग अलग फॉर्म में यूज करूंगा, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मिल्क है, तो मुझे पता है कि मैं बार बार मिल्क कंज्यूम करूंगा तो क्या होगा, मेरी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर मुझे मिल्क ड्रिंक करने का मन करेगा नहीं, तो आज मैं मिल्क की आइसक्रीम खा लूंगा, कल मिल्क का मैं पनीर बना दूंगा, फिर मैं कर्ड बना दूंगा, है ना, छाछ बना के पियेंगे। तो जब मैं उसको बार बार फॉर्म्स में चेंजेस करूंगा तो मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज। तो ऐसा कंज्यूमर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है इस लॉ को, ठीक है। नंबर टू, यूजफुलनेस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए फायदा है, क्या फायदा है, द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज, अलग अलग पॉलिसीज को फ्रेम करने में मदद करता है, इसकी गवर्नमेंट की, सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, कैसी टैक्स पॉलिसी, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी का मतलब क्या हो जाता है, एक स्लैब रेट बना दिया, रिचर पर्सन विल बी टैक्स एट अ हायर रेट, है ना, पुअर पर्सन विल बी टैक्स्ड एट अ लोअर रेट। आपके पास अगर कम आमदनी है, यू आर अर्निंग लेस, देन यू विल बी चार्ज लेस अमाउंट ऑफ टैक्सेस, है कि नहीं, आपके ऊपर जो टैक्स इंप्लीमेंट होगा वो कम होगा। ये पॉलिसी कैसे मालूम पड़ी, गवर्नमेंट ने भी क्या किया, स्टडी किया, कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और उसके अकॉर्डिंगली उसको पता चला कि जो रिच पर्सन होते हैं उनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी मनी का क्या होता है, कम होता है, बट जो पुअर पर्सन होते हैं उनके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होता है। तो ऐसे केस में हम रिच पर्सन से ज्यादा ले सकते हैं, बट पुअर पर्सन से हमें क्या करना चाहिए, कम टैक्स वसूलना चाहिए। तो वो ट्रेड पॉलिसी हो गई, प्राइसिंग पॉलिसी हो गई, इस हिसाब से वो क्या करते हैं, प्राइसिंग सेट करते हैं, समझ में। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज, पैराडॉक्स का मतलब यहाँ पे क्लैश हो रहे हैं, तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्या हो जाता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। हमने दो वैल्यू की बात की है ना, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, ये पॉइंट हमने पहले भी लिया था। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनशाइन, ट्रीज, ये सब अबंडेंट हमें रिसोर्सेस मिले हुए हैं,
तो इसका वैल्यू इन यूज तो ज्यादा है बट वैल्यू इन एक्सचेंज कम है कि नहीं? तो ये क्या है? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। और जिनका यूजफुलनेस कम है, अगर मुझे डायमंड नहीं मिले, अगर मुझे गोल्ड नहीं मिले, तो क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, फिर भी उनका वैल्यू क्या है? ज्यादा है। बट अगर मुझे ऑक्सीजन ना मिले, आई विल डेफिनेटली डाई, बट फिर भी उसका वैल्यू इन एक्सचेंज क्या है? कम है। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। इट इंक्लूड गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज। ऐसे गुड्स को ये इंक्लूड करता है जिनका वैल्यू इन यूज ज्यादा है और वैल्यू इन एक्सचेंज कम है, एज एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा, as well as goods that have more value in exchange and less value in use such as gold, diamond, etc. है ना? तो ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू क्रिएट करता है और इसी के हिसाब से प्राइसिंग रखी जाती है। लोग कंज्यूमर का बिहेवियर समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऐसे केस में जिसका वैल्यू इन यूज ज्यादा है उसको क्या कर दिया है? उसका प्राइसेस नहीं है या कम है। लेकिन जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है उसका प्राइसेस ज्यादा होता है। जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, है ना, जो कॉस्टली मेटल्स हैं, और डायमंड्स हैं, कॉस्टली स्टोन्स हैं, उनके प्राइसेस ज्यादा है। ठीक है। नंबर 4, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। क्या है? लॉ ऑफ डिमांड। तो वो चैप्टर पढ़ने के पहले हम यूटिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड के लिए ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है ये बेस क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? बेस। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड का लॉ इस लॉ के ऊपर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स राइजेस विद अ फॉल इन प्राइस। देखो ये आप सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पर एक आपको ग्लिम्सम दे दिया है कि किसी भी चीज का डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज होगा कब? जब उसका प्राइस आप रिड्यूस कर देंगे तब। मतलब जैसे देखो रिलायंस करता है, ज्यादा से ज्यादा सेल करना है तो प्रोडक्ट को चीप कर देता है, सस्ता कर देता है कि नहीं? तो उसको ये लॉ ऑफ डीएमई मालूम है कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्वांटिटी मुझे बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, तो प्राइस कम कर दो, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो यही चीज यहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स राइजेस विद अ फॉल इन प्राइस। जैसे जैसे प्राइस कम करोगे वैसे वैसे लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, एंड फॉल विद एन इंक्रीज इन द प्राइस, है कि नहीं? तो आप जैसे जैसे प्राइस गिराओगे वैसे वैसे क्या होता है? डिमांड बढ़ता है। व्हेन अ कंज्यूमर परचेसेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड्स इट्स मार्जिनल यूटिलिटी स्टेडली डिक्लाइंस। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करने लगते हो? उसको यूज करने लगते हो, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाता है? कम होते जाता है। हेंस he would buy additional unit of a commodity only at a lower price। तो वो एक्स्ट्रा कब खरीदेगा? जब उसका प्राइस कम होने लगेगा, नहीं तो वो फिर ज्यादा डिमांड करेगा नहीं, क्योंकि उसकी यूटिलिटी क्या होने लगी? कम होने लगी। उसकी यूटिलिटी क्या होने लगी? कम होने लगी, रिड्यूस होने लगी। बराबर है? तो ऐसे केस में क्या होता है? जो सेलर हैं उनको मालूम पड़ जाता है कि नेक्स्ट टाइम हमको क्या करना पड़ेगा? प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा अगर हमको क्वांटिटी बढ़ाना है, डिमांड बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है। ठीक है। तो ये सेलर्स के भी काम आता है, ये एक बेसिस है लॉ ऑफ डिमांड का। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। प्राइस का मार्जिनल यूटिलिटी से क्या रिलेशन है? बहुत रिलेशन है। आपको जितना यूटिलिटी मिलता है आप पेमेंट उसी के हिसाब से करते हो, है कि नहीं? जब आप देखो मार्केट में भी जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कई सारे लोग बार्गेन करते हैं, और करना भी चाहिए। तो ये बार्गेनिंग किसके ऊपर बेस्ड होता है? कब आप सोचते हो कि नहीं मेरे को ये प्राइस में ही चाहिए, है कि नहीं? तो कुछ फैक्टर्स होते हैं बार्गेनिंग के। जब आप कोई पर्टिकुलर सपोज कोई व्यक्ति है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल नीरज, नीरज मार्केट में गया, उसने एक शर्ट देखा, बहुत पसंद आया, और उसने उस स्टोर कीपर को पूछा भाई ये शर्ट कितने का है? उसने बोला 700 रुपीज का। तो नीरज ने उसको देखा,
शर्ट को देखा, अपने आप को देखा, नीरज बोला 250 रुपीज में दोगे क्या? कितना बोला? 250 रुपीज में दोगे क्या? अब वो शॉपकीपर वो नीरज को देख रहा है, वो शर्ट को देख रहा है, अपने शोरूम को देख रहा है कि नहीं? शॉपकीपर क्या सोच रहा है, अरे 700 मैंने बोला, सीधा 250 पे जाके रुका। तो नीरज ने कुछ सोच करके बोला होगा 250। तो उसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? हो सकता है उसी मटेरियल का, सेम टाइप का शर्ट, सेम साइज का, कलर का शर्ट उसने कहीं और देखा होगा कम प्राइस में, या उसके फ्रेंड के पास देखा होगा, उसने कम प्राइस में लाया होगा, या उसे लगता है कि इससे जो यूटिलिटी मुझे मिलने वाली है उसका प्राइस इतना ही है, तो मैं उससे ज्यादा पे क्यों करूं, है कि नहीं? तो यूटिलिटी एक फैक्टर बन जाता है प्राइस को डिसाइड करने का, और यही हमारा बेस होता है बार्गेनिंग का। किसका? बार्गेनिंग का। Let us discuss the relationship between marginal utility and price in order to understand how the law of diminishing marginal utility forms the basis of law of demand। ये कैसे basis of demand create करता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है? It is a perfect example of practical application of the law of diminishing marginal utility, है ना? ये एक एग्जांपल दे दिया। जैसे कई बार होता है ना, मैथ्स में कुछ बच्चे मैथ्स पढ़ते रहते हैं ना, तो उनको कहीं पर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा, या कोई दूसरा थ्योरम आ गया, कोई फॉर्मूला आ गया, तो सर को पूछते हैं सर ये कहाँ पर अप्लाई होने वाला है, हमको आप क्यों पढ़ा रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर पूछते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पूछते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया कि ये जो लॉ ऑफ डीएमयू अभी अभी हमने पढ़ा, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसमें होता है? प्राइस के फिक्सेशन में और डिमांड डिसाइड करने में होता है, ठीक है? To understand the relation, it is essential to convert marginal utility in terms of money so that it can be compared with market price। तो हम यहाँ पर एक और assumption ले रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी को मनी टर्म्स में। कौन से टर्म्स में? मॉनिटरी टर्म्स में, है ना? ये भी हमारा एक हाइपोथेटिकल assumption है। पहली चीज तो आप मार्जिनल यूटिलिटी हो, कोई भी यूटिलिटी, उसको काउंट कर सकते नहीं हो, कार्डिनल मेजरमेंट में काउंट नहीं कर सकते, वो हमने किया। यहाँ पर एक स्टेप और आगे गए, अब हम उसको मॉनिटरी टर्म में काउंट कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट अस एज्यूम 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 10 रुपीज। ऐसा हमने एज्यूम किया कि जो एक यूनिट मुझे मिलता है यूटिलिटी का, कौन सा यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी, हम उसको 10 रुपीज समझते हैं। कितना समझ रहे हैं? 10 रुपीज। तो रुपये में उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं। मार्केट प्राइस यूनिट ऑफ एक्स, मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स, मतलब एक्स कोई भी एक प्रोडक्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल हम वही ले लेते हैं, हम लेते हैं कोकोनट। क्या ले रहे हैं? कोकोनट वाटर। आप जो ड्रिंक करने वाले हो, एक यूनिट का प्राइस है 50 रुपीज। कितना है? 50 रुपीज, ठीक है? अब देखो यहाँ पर पूरा चार्ट दे दिया है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स देखो, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स यहाँ पर 6 कोकोनट्स कंज्यूम करने की बात चल रही है ना? 1 2 3 4 5 6। अब यहां से हमको कितना यूटिलिटी डिराइव हुआ है? जब आपने फर्स्ट कोकोनट ड्रिंक किया, आपको कितना यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है? वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट कितना मिल रहा है? 10, ठीक है? तो मैं यहां पर देखता हूं कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। हमने अभी अभी यहां पर देखा, ये देखा ना, यहां पर 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज रुपीज 10। तो एक यूनिट का 10 रुपीज, तो 10 यूनिट का कितना? तो 10 यूनिट का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 10 100, बराबर है? अच्छा, मार्केट प्राइस पर यूनिट, आपको वो कोकोनट कितने में मिल रहा है? 50 रुपीज में। तो जब आप 50 रुपीज पे करते हो, आपको वहां से यूटिलिटी बैक कितना मिल रहा है? 100, मतलब आपको 50 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। दैट यू विल बी हैप्पी, अरे क्या बात है, मैं पे कर रहा हूँ 50 लेकिन मेरे को एडवांटेज 100 का मिल रहा है कि नहीं? जब आपने फर्स्ट कंज्यूम किया तब आपकी ऐसी स्थिति है। नंबर 2, सेकंड कोकोनट आपने कंज्यूम किया, आपको उससे यूटिलिटी कितनी मिली? 8। तो आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो टोटल यूटिलिटी, सॉरी, ये जो एडिशनल यूटिलिटी है कितनी आ गई? 80। और आप पे कितना कर रहे हो? 50। अभी भी आप खुश हो, चलो पे कर रहा हूं मैं 50 और मुझको बेनिफिट मिल रहा है 80 का। नेक्स्ट, थर्ड जब आपने कंज्यूम किया तो आपको मिला 7।
7 इंटू 10 कितना हो गया 70। तो आपको बेनिफिट जो मिल रहा है, बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, वो कितना है 70। एंड हाउ मच यू आर पेइंग 50 रुपीज। अभी भी आप खुश हो, चलो मैं पे कर रहा हूँ 50, आई एम गेटिंग बेनिफिट ऑफ 70, मतलब 20 का ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट फिफ्थ आपने कंज्यूम किया और आपको वहां से सॉरी फोर्थ आपने कंज्यूम किया, वहां से 5 यूनिट्स मिला आपको, 5 इंटू 10 किया, यू गॉट 50। तो आप पे कर रहे हो 50, आपको मिल रहा है बेनिफिट वो भी 50, तो आप सेटिस्फाई हो, ठीक है जितना पे कर रहा हूँ उतना तो मेरे को फायदा हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं एक उचित प्राइस पे कर रहा हूँ, एक करेक्ट प्राइस पे कर रहा हूँ, 50 रुपीज मैंने दिया और बेनिफिट भी मुझे 50 का मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये इक्वल हो गया, देखो है ना, फोर्थ यूनिट पे। लेकिन जब आप फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करोगे, वहां से आपकी यूटिलिटी और कम हो गई, कितनी हो गई 3। अब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको यूटिलिटी कितनी मिली 10, और पेमेंट कितना करना है 50। यहां पर आपको निराशा होगी, आप सोचेंगे पेमेंट तो कर रहा हूं मैं 50 की, लेकिन बेनिफिट मुझे मिल रहा है 30 का, है कि नहीं। यू विल बी डिमोटिवेटेड, आप अब परचेस करने में आप हिचकिचाओगे या कम क्वांटिटी परचेस करोगे। जब आप 6th यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, आपको मिला 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी, आपने मल्टीप्लाई किया इंटू 10, है ना। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना हो गया 10, और हाउ मच यू आर पेइंग 50। तो यहाँ पर आप नेगेटिव में चले गए, नेगेटिव इन द सेंस आप पे कर रहे हो 50 और आपको यूटिलिटी मिला 10, तो 40 यूनिट्स का आपको लॉस लग रहा है कि नहीं? तो ये टेबल इन्होंने फिर एक्सप्लेन किया है, पूरा टेबल सिमिलरली है जो अभी हमने देखा। द टेबल शोज दैट अ कंज्यूमर स्टार्ट्स बाइंग यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, हमने जो कोकोनट लिया था, फॉर हिज कंजम्पशन वन आफ्टर द अदर, मार्जिनल यूटिलिटी विच इज एडेड टू हिज स्टॉक गोज ऑन डिमिनिशिंग। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है, ठीक है ना। कैसी होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है विथ एवरी फर्दर यूनिट कंज्यूम। हर एक यूनिट आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो तो हमने देखा धीरे 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 मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, 10 से 8, फिर 5, है ना, फिर 3, ऐसा। When marginal utility is converted in terms of money, जब आपने उसके मनी में कन्वर्ट किया, नेक्स्ट टेबल, one can easily compare it with the market price। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं मार्केट प्राइस से, which is shown in the column number 5, है ना। तो कॉलम नंबर हम 5 देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। आप सपोज आप बैठे हो, आपको किसी ने आईपीएल का मैच का टिकट दे दिया और आप पवेलियन में जाकर के बैठे हो, वहां पर स्टेडियम में जाकर के बैठे हो, आप मैच देख रहे हो। मैच का जो सेशन है, सपोज वो सेशन वनडे मैच रखा हुआ है और वनडे मैच का सेशन जो है लगभग 6 to 7 आवर्स का है, और आप 3 घंटे से वहां पे बैठे हो, आपको बहुत भूख लगी। अभी स्टेडियम के अंदर तो आपको टिफिन अलाउड नहीं किया था, आप बैठे हुए हो, सोच रहे हो कि कहीं से अरेंज हो जाए, फूड का अरेंजमेंट हो जाए, पानी का अरेंजमेंट हो जाए, है ना। तो वहां पर कोई सेलर आया, आपने देखा, आपने पूछा क्या प्राइस है वाटर बॉटल का, उसने बोला एक वाटर बॉटल 80 रुपीज का है। आप बोलोगे हाँ 80 रुपीज, 20 रुपए में मिलता है, तो बोलेगा जिधर 20 रुपए में मिलता है उधर जाके पी लो। अब आप मैच छोड़ के थोड़ी जाएंगे, आप पूछेंगे अरे भाई वो बर्गर कितने का दिया, है ना, अपना इंडियन बर्गर मतलब वड़ा पाव, या समोसा सेल हो रहा है, तो समोसा सेल हो रहा है तो आपने बोला समोसा कितने का, तो बोला 1 समोसा 50 रुपीज। आप बोलेगे अरे समोसा तो 15 रुपए का मिलता है, तो वही बोलेगा जिधर मिलता है उधर जाके खा लो। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना सेटिस्फेक्शन लेवल भी चेक कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि क्या इसको खाने से मुझको उतना यूटिलिटी मिलेगा जितना मिलना चाहिए, जितना मैं पे कर रहा हूं, कि मुझे कॉस्टली पड़ रहा है कि नहीं। तो अल्टीमेटली आपको अगर बहुत ज्यादा भूख लगी, अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब आपको ऐसा लगता है कि नाउ नाउ आई वांट टू हैव इट। अभी वो 50 का रहने दो कि 80 का रहने दो, मुझे भूख लगी है, मुझे चाहिए, है कि क्यों, क्योंकि आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो गई। बात समझ में आ रही है। तो आप हमेशा उतना ही पे करते हो जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब यूटिलिटी मिलती है। तो इसलिए हम यहाँ पर कंपेयर करें। फॉर द फर्स्ट 3 यूनिट कंज्यूम, it is found that marginal utility in terms of money is greater than the price paid। जो marginal utility of money है वो क्या है, greater than the price paid। हमने 50 रुपए दिया, उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है हमको पहले 3 यूनिट में। A rational consumer will willingly buy this unit, है ना। आपको भी ऐसा मिले कि कहीं पर सपोज भाव वड़ा पाव है और आप वहां पर परचेस करने गए,
और आपने पूछा कितने का है एक वड़ा पाव, तो उसने बोला 12 रुपीज का, आप बोलोगे अरे पहले तो 20 रुपए का था, अभी 12 रुपए का, क्या बात है ना। तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड काम करना चालू कर देगा कि जितना मैं पे कर रहा हूँ ना, उतना तो उससे ज्यादा मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि एक वड़ा पाव 20 रुपए का था, अभी मेरे को दे रहे 12 रुपए में। यस। तो यहाँ पर हर एक जो रैशनल पर्सन रहेगा वो क्या करेगा, ज्यादा क्वांटिटी परचेस करेगा। बराबर है। विलिंगली बाय दिस यूनिट्स, कोई भी रैशनल पर्सन रहेगा विलिंगली बाय करेगा। एट दी फोर्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम फोर्थ यूनिट पे पहुंचे, है ना, आप टेबल में देखो, जब आप फोर्थ यूनिट पे पहुंचे तो क्या हो गया, यहाँ पर देखो उन्होंने अलग इंक से शो किया है कि नहीं, तो वहां पर क्या हुआ, इक्वल हो गया। फोर्थ यूनिट आपने कंज्यूम किया, वहां से हमें 5 यूनिट्स मिला, कन्वर्ट किया रूपी टर्म में तो 50, जितना हम पे कर रहे हैं उतना ही यूटिलिटी मिला। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, एट द फोर्थ यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बिकम इक्वल, दोनों इक्वल हो गए। सो द कंज्यूमर कैन आल्सो थिंक ऑफ बाइंग, तो भी वो सोचेगा ठीक है ना, चलो जितना पे कर रहा हूं उतना यूटिलिटी तो मिल रहा है, मैं लॉस में नहीं हूं। In the case of fifth and sixth unit, marginal utility derived is less than the market price paid. जब हम फिफ्थ और सिक्स यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, वहां पर हमको मार्केट प्राइस से कम यूटिलिटी मिल रहा है, जितना हम पे कर रहे हैं यूटिलिटी उससे कम है। A rational consumer will not buy further once the equality between marginal utility and price is established. एक बार उसको मालूम पड़ गया कि नहीं मुझको 4 यूनिट तक कितना मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, उसके नीचे मैं नहीं जाऊंगा, क्यों, मेरा लॉस है, जितना मैं पे कर रहा हूं मेरे को यूटिलिटी उसके हिसाब से नहीं मिल रही है, उतना फायदा नहीं हो रहा है। फ्रॉम द गिवन टेबल 2.3 फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी मेड, क्या इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हो इससे, एक रिलेशन शो कर देता है, कैसा, यूनिट्स विच अ कंज्यूमर विलिंगली बाय, जो आप स्वेच्छा से परचेस करते हो, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। क्यों आप विलिंगली परचेस कर रहे हो, क्योंकि वहां पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी 100 है, इट इज ग्रेटर देन प्राइस, प्राइस से ज्यादा है। इट इज कॉल्ड एज इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, क्या बोला जाता है इसको, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। तो ये जो पॉइंट बोला गया है आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स किसे बोलते हैं। तो इसको शो भी किया, देखो, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम अ कमोडिटी एक्स इज ग्रेटर देन प्राइस यू पेड, आपने कितना प्राइस पे किया उससे ज्यादा अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिला तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स। ठीक है। नंबर 2, यूनिट्स एट विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम इक्वल, कौन सा यूनिट, नंबर 4 है ना, नंबर 4 जो हमने देखा था वहां पर इक्वल हो गया था विद द मार्केट प्राइस इज मार्जिनल यूनिट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूनिट बोलते हैं। जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस पेड, तो यहां पर ही हमें मिलता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मतलब यहां तक अगर कंज्यूमर को प्राइस मिले तो वो परचेस करने को रेडी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट्स विच रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय, तो नंबर 5 और 6 की बात कर रहे हैं, है ना, यहां पर एक रैशनल पर्सन रहेगा वो परचेस नहीं करेगा, willing to buy and consume where he has to pay more than the marginality are called extra marginal units, उसे क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। तो 3 टर्म हमें यहां पर समझ में आए, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, मार्जिनल यूनिट्स एंड एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स में क्या होता था, मार्जिनल यूनिट्स आर मोर, प्राइस इज लेस। मार्जिनल यूनिट्स पे क्या हो रहा था, बोथ आर इक्वल। और एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स पे क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस एज कंपेयर टू प्राइस पेड। Thus, a rational consumer attains equilibrium where marginal utility of product X is equal to price of product X. This relationship between marginal utility and price paved the way of law of demand. और यही जो रिलेशन है वो लॉ ऑफ डिमांड का बेस क्रिएट करता है, उसकी नींव रखता है, उसकी स्थापना करता है। तो जो भी रैशनल कंज्यूमर है वो कभी भी फोर्थ यूनिट के नीचे नहीं जाएगा, मतलब ऐसे यूनिट के नीचे नहीं जाएगा जहां पर उसको
वो जो प्राइस पे कर रहा है उससे कम यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो इसको शो करने के लिए हमारा यहाँ पर चार्ट को बनाना ये बहुत जरूरी है। तो ये चार्ट एक हिसाब से आपको बाय हार्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में हमको अपने एजम्पशन के थ्रू नहीं लिखना है, क्यों? एजम्पशन के थ्रू बहुत टाइम लग जाता है। बट अगर ये चार्ट आपको बाय हार्ट है, कितना इजी है देखो, सिर्फ आपको दो चीजें करनी है, 1 2 3 4 5 6, ये तो हम नंबर है पता है, और आपको ये सिर्फ डिजाइन कर लेना है, पहले में 8, पहले में 10, दूसरे में 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1, ऐसा कोई भी नंबर आपके हिसाब से जो डिमिनिशिंग पैटर्न में हो वो आप लिख लो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर तो सबको आपके किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है, और सबका प्राइस फिक्स है कितना? 50, और कंपेयर कर देना है। ठीक है ना? तो ये चार्ट आपको बनाना है और इसी चार्ट को एक्सप्लेन करना है, और चार्ट को एक्सप्लेन करने के बाद ये जो पॉइंट्स हमने किया है इसे आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स क्या होता है, मार्जिनल यूनिट्स क्या होता है, और एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर शब्दों पे ना जाएं, यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिनल लिखा हुआ है बट यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? कम है। यहाँ पर इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी लिखा है, यूनिट्स लिखा है, बट यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप दिस होल चैप्टर इज क्लियर टू यू। Here we have finished with chapter number 2, utility analysis. In the starting we have gone through with features of utility. Along with that we have also done relationship between marginal utility and total utility, and after that we have seen law of diminishing marginal utility, and at the last we have seen relationship between marginal utility and price. तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको क्या करना है? बाय हार्ट करना है। तो आप हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स लिखिए, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा बाय हार्ट होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।